देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है। अभी 1350 किलोमीटर लंबा होगा, जो देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़ेगा एक दूसरे से। इसमें से 850 किलोमीटर के करीब खुल भी गया है सेक्शंस में, और बाकी भी खुल जाएगा 2026 तक। 8 लेन्स चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकेंगी। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी पूरा बनाने में, जिसमें से केंद्र सरकार कुछ अमाउंट दे रही है, राज्य सरकारें कुछ, और बाकी लोन के रूप में ली जाएगी। कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बिजनेसेस बढ़ेंगे तेजी से, जो देश की इकोनॉमी में काफी लाभ पहुंचाएगा। 24 घंटे का सफर इससे आधे समय 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगी और बिजनेसेस एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपना सामान सस्ते में। अभी इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और जल्दी खुलेगा, जिसका आनंद हम सब ले पाएंगे इस पर ट्रैवल करके। 2 स्पर रूट्स भी बनाए जा रहे हैं, एक दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे तक और दूसरा विरार से जेएनपीटी सी पोर्ट तक। इसके पूरे रूट को हम गूगल मैप की मदद से देखते हैं और जानते हैं कौन सा पार्ट अभी खुल गया है और कौन से पर काम बचा है। रूट की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट एकदम नया ग्रीनफील्ड है, पुराने NH8 से काफी अलग। इसके अलावा 2 स्पर्स या लिंक भी बनाए जा रहे हैं, एक दिल्ली में DND फ्लाईओवर तक 59 किलोमीटर का और मुंबई के पास JNPT तक 92 किलोमीटर का। इन दोनों को मिलाकर ही टोटल रूट 1350 किलोमीटर का होगा। ज्यादातर अंडर डेवलप्ड रीजन से गुजरेगा, ताकि लैंड सस्ता मिले और नए एरियाज में भी विकास हो सके। एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है सोना से गुड़गांव के पास, लेकिन हम उसके DND स्पर से शुरू करते हैं। इसका नाम DND KMP एक्सप्रेसवे भी दिया है, क्योंकि ये KMP या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर खत्म होता है। पर यहाँ DND और रिंग रोड के इंटरचेंज से शुरू होगा। ये रैंप्स बनाए जा रहे हैं पुराने ब्रिजेस से जोड़ने के लिए। आगे ओखला के पास ये पूरा पार्ट एलिवेटेड होगा। मेट्रो लाइन के भी ऊपर से गुजरेगा 2 बार ओखला विहार स्टेशन के पास, फिर इस आगरा कैनाल के पैरेलल चलेगा, फिर आगे यहाँ आकर जमीन पे उतरेगा। इसकी दोनों तरफ 3-3 लेन्स की सर्विस रोड्स भी बनाई गई है। सीधा ही चलेगा हरियाणा बॉर्डर तक, उसके बाद कैनाल की दूसरी तरफ आ जाएगा फरीदाबाद में आके। दिल्ली में ये स्पर आएगा 12 किलोमीटर का और हरियाणा में एक्सप्रेसवे और स्पर मिलाकर 129 किलोमीटर। ऐसे ही सीधा आता रहेगा, फिर यहाँ से टर्न पर नए बन रहे फरीदा जेवर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा एक वाई इंटरचेंज के जरिए। ये एक्सप्रेसवे जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बन रहा है वहां से कनेक्ट करेगा। ये जेवर एक्सप्रेसवे बीच में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा मोहना के पास, फिर यमुना क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेसवे से भी लिंक होगा क्लेवर लीफ से, फिर खत्म होगा नए जेवर एयरपोर्ट पर। ये बहुत जरूरी कनेक्शन भी है, क्योंकि पहले किसी को फरीदाबाद से नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाना होता था तो दिल्ली जाकर DND से घूमकर जाना पड़ता था, जो काफी लंबा रहता था और पीक आवर्स में काफी ट्रैफिक भी। तो ये जो 31 किलोमीटर लंबा कनेक्शन है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, साथ ही नए एयरपोर्ट से भी कनेक्ट कर देगा फरीदाबाद को डायरेक्टली। इससे IJ के मुकाबले ये फास्टर रूट हो जाएगा फरीदाबाद रेजिडेंट्स के लिए। वापस DND KMP पे आते हैं, फिर यहाँ पर ये NH44 से लिंक होगा। इसके आगे का पार्ट जो है वो पूरी तरह ग्रीनफील्ड है, जो खुल भी गया है। आगे लो सिंघानी, परोली और खेली से होता हुआ जाता है। यहाँ टोल प्लाजा बन रहा है और फिर आगे खत्म होता है KMP और DME एक्सप्रेसवेज के साथ एक यूनिक सा डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाते हुए। बीच में वहाँ पे फैसिलिटीज भी रखी हैं खाने पीने के लिए। ये है DND KMP एक्सप्रेसवे पर रूट 59 किलोमीटर लंबा और 6 लेन्स का, जिसकी लागत आएगी 5200 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं मेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये यहाँ सोना के पास शुरू होता है, सोना रोड से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। ये ग्रीनफील्ड स्ट्रेच है, ये खुल भी चुका है ऑलरेडी। आगे हिलालपुर में टोल प्लाजा है, फिर ऐसे ही जाकर यहाँ पर जुड़ता है KMP और DND वाले स्पर से। एसेंशियली ये एक 5 वे इंटरचेंज है, बीच में रेस्ट एरिया के साथ डबल ट्रम्पेट, वाई इंटरचेंज और राउंड अबाउट सब मिक्सचर है इसमें। DND फरीदाबाद से लोग ऐसे KMP ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे DME। मुंबई की तरफ डायरेक्शन जाना हो तो उसको ये वाली प्रायोरिटी दी है फ्लाईओवर से। गुड़गांव से आ रहे लोग DND ऐसे और KMP ऐसे जा पाएंगे, और मुंबई से आ रहे लोग ये वाला रूट लेंगे और KMP से आ रहे लोग ये वाला रूट लेंगे। आगे चलते हैं DME पर। ये नूह मेवात रीजन को क्रॉस करता हुआ जाता है, जो कि हिस्टोरिकली थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है, पर अब एक वर्ल्ड क्लास हाईवे से यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है। आगे फिरोजपुर झिरका के पास से निकलकर राजस्थान में घुस जाता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में एक्सप्रेसवे का 373 किलोमीटर आता है। अलवर सिटी के ईस्ट से पास करता है, बीच में कई स्टेट हाईवे से भी लिंक करते हुए। यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व के भी पास से गुजरेगा। भरतपुर अलवर रीजन से ये आगे बढ़ के दौसा डिस्ट्रिक्ट में जाता है। यहाँ NH21 से लिंक होता है, जो इसे सीधा जयपुर तक ले जाता है। मगर क्योंकि ये पुराना हाईवे था, कहीं जंक्शन और स्टॉप के साथ जो जयपुर तक टाइम ज्यादा लगा रहा था, इसलिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है, जयपुर बंदीकुल एक्सप्रेसवे 67 किलोमीटर और 4 लेन्स का। पूरा कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है ये लिंक भी, तो इससे जयपुर का रास्ता भी बहुत तेज हो गया है, जहाँ ये नई रिंग रोड से जोड़ा गया। पिछले साल ही खुला है ये स्पर, जो कि ट्रैवल बहुत फास्ट बना देता है और सीमलेस भी।
आप सोच रहे होंगे कि जयपुर जैसा बड़ा शहर इस रूट में डायरेक्टली क्यों नहीं है, स्पेशल स्पर क्यों बनाना पड़ा। इसका मेन रीजन है कि मुंबई का डिस्टेंस कम रह सके, इसलिए उसको जितना सीधा हो सके इतना बनाने की कोशिश की एक्सप्रेसवे को। इसलिए जो मेन सिटी के पास में उसको स्पर से कनेक्ट करेंगे। चलो फिर मेन एक्सप्रेसवे आगे लालसोट के पास से फिर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व के एरिया के पास। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स भी बनाने का प्लान है इधर, ताकि वो एनिमल्स रोड पर ना आ जाए और एक्सीडेंट का खतरा कम हो। आगे फिर कोटा के ईस्ट से जाएगा, NH27 से जुड़ता हुआ। कोटा के साउथ में मुकुंदरा हिल से एक टनल से गुजरेगा, पहाड़ी और वाइल्ड लाइफ एरिया के नीचे से। ये ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और जल्द ही खुल जाएगी। इससे कोटा झालावाड़ का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और गाड़ियों को घुमावदार घाट का रास्ता नहीं लेना पड़ेगा, स्ट्रेट रूट मिलेगा। आगे चेचत से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है एक्सप्रेसवे। एमपी में इसकी एंट्री गरोठ के आसपास होती है। 244 किलोमीटर हिस्सा आता है इसके अंदर, जिसका काफी स्ट्रेच 2023 में खुल गया था। सितमो से पहले चंबल नदी को क्रॉस करता है ब्रिज से, फिर जावरा और रतलाम से गुजरता है NH156 और 927A से लिंक करते हुए। यहाँ से लोग इंदौर, उज्जैन और भोपाल की तरफ भी जा सकते हैं और आगे ठांडला से होते हुए गुजरात में घुस जाता है। एमपी का पोर्शन रिलेटिवली फ्लैट है, इसलिए कंस्ट्रक्शन तेज हो पाई। गुजरात में ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट से एंट्री लेता है। सबसे बड़ा हिस्सा एक्सप्रेसवे गुजरात से ही जाता है, 425 किलोमीटर का। दाहोद के बाद ये गोधरा से गुजरेगा, NH56 और 47 से लिंक करते हुए। फिर वडोदरा की तरफ जाएगा, जो एक मेजर नोड है पूरे रूट का। मौजूदा अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे NE1 से जुड़ेगा, जिससे अहमदाबाद से भी लोग इस पे आसानी से आ पाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इतना टर्न लेकर क्यों आता है गुजरात से। शॉर्टेस्ट रूट होता तो वो इंदौर और नासिक के पास से होता हुआ जाता, वडोदरा और सूरत से नहीं। मगर असल में पहले NHAI का प्लान सिर्फ वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने का था, जिसे उन्होंने बाद में दिल्ली तक एक्सटेंड किया, इसलिए इसको इतना घुमा कर लेकर आ रहे हैं। वडोदरा में एक बड़ा इंटरचेंज बन रहा है, एक अनोखी शेप में ट्रिपल ट्रम्पेट। इसी में बीच में टोल बूथ भी बन रहा है दिल्ली के लिए, और मुंबई वाला भी इधर ही होगा। अहमदाबाद से किसी को वडोदरा जाना है तो ऐसे जा सकता है, दिल्ली ऐसे और मुंबई ऐसे, और वडोदरा से ऐसे जाएगा तीनों दिशाओं में, मुंबई से ऐसे और दिल्ली से ऐसे। आगे इस टोल के ऊपर से ही बुलेट ट्रेन भी गुजरेगी। फिर एक्सप्रेसवे सिटी के वेस्ट में NH48, 64 और 148M से लिंक करते हुए आगे जाता है। ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं देश के 3 सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को मिलाकर बना है। ये वाली लाइन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, ये है बुलेट ट्रेन की, और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बढ़िया लगता है तीनों को साथ में देखना। आगे भरूच के पास तीनों नर्मदा नदी को क्रॉस करते हैं। एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ देश का सबसे लंबा एक्सट्राडोज्ड केबल स्टेट ब्रिज बन रहा है, 2 किलोमीटर लंबा, जो इंजीनियरिंग मार्वल है अपने आप में, और जल्द ही एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा पूरे रूट का। आगे कोसंबा से होते हुए मोती नरोली के पास NH48 से मिलेगा दोबारा, फिर तापी नदी को पार करके सूरत के ईस्ट से होता हुआ जाएगा NH53 से भी लिंक करते हुए। यहाँ सूरत अंकलेश्वर में जाम लगता है काफी, जिसे ये रूट बाईपास करेगा। थोड़ा आगे नवसारी, चिखली और वलसाड के पास से होता हुआ जाएगा दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी से घुसने से पहले वापी के पास। सिर्फ 4 किलोमीटर पड़ेगा दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर। उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र में एंटर हो जाएगा। अभी स्ट्रेच में कंस्ट्रक्शन थोड़ी स्लो है, लेकिन प्लान ये है कि 2025 एंड तक वलसाड से तलासारी तक खुल जाएगा। महाराष्ट्र में इसका फाइनल लेग है 171 किलोमीटर का, दोनों को मिला के एक्सप्रेसवे और JNPT स्पर को। बॉर्डर क्रॉस करके ये पलघार डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तलसारी में NH48 से लिंक करता हुआ। दहीगांव, नागजारी और मसवान के पास से निकलेगा, मांडवी में खत्म होने से पहले। यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे NH48 के साथ क्लवरलीफ इंटरचेंज बनाएगा। यहाँ से मुंबई जा सकते हैं लोग NH48 से, और आगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ही बन जाता है। ये महाराष्ट्र सेगमेंट बनाना चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ये हिली और फॉरेस्ट एरिया से गुजरता है, तो वहाँ एनवायरनमेंट को कम से कम डिस्टर्ब करने की कोशिश जारी है। काम तेजी से चल रहा है और इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन जहाँ से इसका स्पर शुरू हो जाएगा JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वाला 92 किलोमीटर का, यहाँ से ऐसे गणेशपुरी से घूमते हुए जाएगा, फिर नीचे महापोली में NH848 से लिंक होके अमानी इंडस्ट्रियल एरिया तक। इधर इस विशाल वाई इंटरचेंज से जुड़ेगा समृद्धि महामार्ग से, यानी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, 701 किलोमीटर लंबा। ये अब खुल चुका है और दोनों कैपिटल्स को जोड़ता है महाराष्ट्र की। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है, देखने के लिए इधर क्लिक करें आई बटन पर। आगे फिर JNPT स्पर गोवेली और बदलापुर के पास से जाएगा उल्हास रिवर को क्रॉस करने से पहले। इस हिल के नीचे से टनल बनेगी चंदेरी फोर्ट के पास, फिर नीचे पनवेल के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। देश के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक है ये। इसके बाद NH348 वाला रूट लेगा और नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास से होते हुए जाएगा। यहाँ नए खुले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से भी जुड़ेगा, जो सीधा साउथ मुंबई तक जाता है।
देश का सबसे लंबा सी ब्रिज 21 किलोमीटर का। फिर आखिरकार जेएनपीटी पर खत्म हो जाता है। जेएनपीटी एक बड़ा सी पोर्ट है यहाँ नवी मुंबई के पास, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है काफी बड़ी मात्रा में। इस पर से ट्रक्स डायरेक्टली पोर्ट तक पहुंच सकेंगे बिना सिटी ट्रैफिक में फंसे। विरार से ये स्पर मुंबई के एक तरह से ईस्टर्न रिंग रोड की तरह भी काम करेगा, काफी ट्रैफिक को सिटी के बाहर रखने में भी कामयाब रहेगा। ये है पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इसके दोनों स्पर्स। इतना लंबा रूट कवर कर लिया है और हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिला हमें। 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी से जाएगा। दिल्ली में 12 किलोमीटर, हरियाणा में 129 किलोमीटर, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, गुजरात में 426, दमन दीव में 4 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर। 1 लाख करोड़ रुपए जितनी बड़ी लागत आएगी, जो कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ट्रैवल टाइम की बात करें तो अभी दिल्ली मुंबई NH48 से जाने में 24 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त लग जाता है और कुछ एरियाज में लोग ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं। एक्सप्रेसवे से ये टाइम आधा हो जाएगा, सिर्फ 12 से 14 घंटे। डिस्टेंस भी कम कर देगा, लगभग 180 किलोमीटर से। स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन है और हाई क्वालिटी सर्फेसिंग और ग्रेजुअल कर्व्स रखे हैं ताकि गाड़ियां स्मूथ चल सकें। कंटिन्यूअस हाई स्पीड ड्राइव पॉसिबल हो पाएगी बिना किसी सिग्नल या रैंडम कट्स के। फुली एक्सेस कंट्रोल। रोड के बीच में गाँव की गाय भैंस आना भी मुश्किल है क्योंकि उनके लिए अंडरपासेस वगैरह भी बनाए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन अभी स्पीड से चल रही है। 2019 में शुरू हुई और 2023 से कुछ सेक्शन खुलने भी लग गए। अब तक काफी पोर्शन तैयार हो चुका है। NHAI के मुताबिक 1156 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 756 किलोमीटर ऑपरेशनल भी हो गया पार्ट्स में। जैसे सोना से जयपुर वाला रूट खुल गया, उसमें अब पहले के मुकाबले आधा 1 घंटा कम ही लगता है। सरकार का टारगेट है कि इस साल के एंड तक वो पूरा कर दें कि गाड़ियां सीधा दिल्ली से मुंबई क्रूज कर सकें। लेकिन महाराष्ट्र में अभी काफी काम चल रहा है तो शायद थोड़ा और डिले हो सकता है। एक्सप्रेसवे में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंट टोलिंग सिस्टम, जिससे आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ही टोल पे होगा। हर एंट्री एग्जिट पर टोल बूथ्स लगेंगे, बीच में नहीं। उससे वेटिंग भी कम होगी इन पर और फास्ट टैग लगेंगे, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो सकेगी। इसके अलावा 8 लेन का बन रहा है बीच में वाइड मीडियन के साथ, ताकि फ्यूचर में अगर इसे एक्सपैंड करना पड़े 12 लेन्स तक तो भी वो कर सकेंगे। या फिर अगर बीच में कोई नई रेलवे लाइन बिछानी पड़े, जैसे RRTS जैसी सेमी हाई स्पीड रेल लाइन, तो वो भी कर पाएंगे। कोई नया लैंड खरीदना नहीं पड़ेगा। हर 50 से 100 किलोमीटर में हाईवे एमिनिटीज होंगी और EV चार्जिंग स्टेशंस भी। 94 से ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज बनेंगी पूरे रूट में, फूड कोर्ट्स, होटल्स, रेस्टरूम्स और ट्रॉमा सेंटर्स के साथ। मेजर एक्सीडेंट्स के लिए हेलीपैड्स भी होंगे जगह जगह पर, जो कि बहुत रेयर है इंडियन हाईवेज में देखना। इसके अलावा ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाई जा रही हैं पूरे रूट के साथ साथ। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो हाईवे ऑपरेशंस जैसे कैमरा, सेंसर, उन सबको कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा, सरकार इस फाइबर नेटवर्क को टेलीकॉम कंपनीज को लीज कर सकती है ताकि आसपास के गाँव और पिछड़े इलाकों में वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। एक्सप्रेसवे से एक और फायदा होगा कि पुराना हाईवे जो है NH48, उसमें भी ट्रैफिक कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग नए एक्सप्रेसवे लेने लगेंगे और जो NH48 वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवेज था देश का, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। प्रेशर कम होगा और लोकल कम्यूट भी बेटर होगा उससे। लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये गेम चेंजर होगा। अभी एक ट्रक को 3 से 4 दिन लगते हैं मुंबई तक जाने में, जिसमें 25 से 30% टाइम बच जाएगा और कॉस्ट भी 10 से 15% तक कम हो सकती है NHAI के अनुमान से। कुछ प्राइवेट गाड़ियों वाले लोगों को शायद पुराने हाईवे के ढाबों का चार्म मिस हो, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट्स में ढाबे मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स उसे रिक्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलकर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाता है, DMIC। WDFC के बारे में मैंने डिटेल में दूसरी वीडियो में बात की है, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ये पूरा जो है $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली से मुंबई तक नए इंडस्ट्रियल हब, स्मार्ट सिटीज और नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है। उन सबको हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी रोड और रेल दोनों से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है ढोलेरा सिटी, जो गुजरात में बन रही है, अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर। इसके अलावा सोना, दौसा, रतलाम और सूरत के आउटस्कर्ट्स में लॉजिस्टिक हब्स बनाने का भी प्लान है और बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी, ताकि ई-कॉमर्स कंपनीज इनको यूज करके डिलीवरी फास्ट कर सके। बैकवर्ड एरियाज जैसे मेवात हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और MP में रतलाम के पास वाले एरियाज में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और रियल एस्टेट बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सीमेंट के 1.3 करोड़ बैग्स और 12 लाख टन स्टील इस्तेमाल हुआ, जिससे 100 कुतुब मीनार बन सके। वाइल्ड लाइफ के लिए अंडरपासेस और ब्रिजेस बनाए गए हैं रणथंबोर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास, टोटल 2.5 किलोमीटर लेंथ। कुल 40 से ज्यादा इंटरचेंजेस बनेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। सारे मेजर हाईवेज को जोड़ते हुए कई क्लेवरलीफ, ट्रम्पेट्स वगैरह भी बनेंगे। इनको एरियल व्यू से देखने का अलग ही मजा है। फ्यूचर में रतलाम के पास से इंदौर तक एक एक्सप्रेसवे बनाने का भी प्लान रखा गया है 140 किलोमीटर का। इससे फिर इंदौर और उज्जैन के लोग भी दिल्ली मुंबई से जुड़ जाएंगे। आने वाले 5 से 10 सालों में कुछ नए टाउन्स भी उभर सकते हैं, जैसे मानेसर को देखो,
आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी बन गई है, वैसे ही सोना, दौसा, रतलाम, नवसारी ये सब भी बूम टाउन्स बन सकते हैं। ऑलरेडी सोना को न्यू गुड़गांव भी बोला जाने लगा है इस वजह से। तो ओवरऑल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से काफ़ी लाभ होगा, खासकर लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इसका जो आपने मैप देखा इस वीडियो में, ये मैंने खुद बनाया है। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रांजिट मैप्स भी रिलीज़ किए हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे, तो उन्हें भी ज़रूर चेक करें। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।